हेलो बच्चों, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम एट दिस चैनल मेडजी पॉइंट अयोध्या। बच्चों, हम लोग क्लास 12th का जो ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें हम लोग अब चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चार्ज होता क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये होता क्या है। अच्छा, ये लॉ जैसे कि आप जानते हैं कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं एक दूसरे को, रिपल्सिव फोर्स। अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ये ठीक है। लेकिन वो फोर्स जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इस बात को कूलम्ब्स लॉ से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि किन किन फैक्टर पे एक्चुअली ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स के बारे में कूलम्ब्स ने क्या बताया। स्टेटमेंट ध्यान से आप सुनिए कि Coulomb's law states that electrostatic force acting between two charged particles at rest is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, तो ये रहा आपका Coulomb's law का स्टेटमेंट। एंड हाउ वी कैन express it mathematically, let us see here F. This F is the electrostatic force acting between two charged particles. Suppose these two charged particles are Q1 and Q2, they are kept at distance R डिस्टेंस पर इनको रखा गया है। सपोज करते हैं वैक्यूम में इनको Q1 और Q2 को हम लोग R डिस्टेंस पर रखे हैं और इनके बीच, अब जाहिर सी बात है कि आपने पढ़ा, ये जाना ही है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लगता है। तो अब इनके बीच जो फोर्स लगता है वो एक्चुअली वो फोर्स इन चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी Q1 Q2, और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या कह लीजिए कि यह फोर्स 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, यू मे से इट। ठीक, अब F is directly proportional to Q1 product of their charges Q1 Q2 upon R²। ठीक, अब देखें आप, ये जो है ऐसा, मतलब ये कैसे हुआ, तो इसकी पीछे क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, है ना, एक्सपेरिमेंट से ये लॉ बना है। तो पहले हुआ क्या कि चार्ज को वेरी कराया गया, मतलब Q1 Q2 को वेरी कराया गया, R को रेस्ट में रखा गया, यानी ये जो कांस्टेंट रखा गया R को, और चार्जेस को हम उसमें वेरी करा के देखा गया कि ये फोर्स जो है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर अब चार्ज को कांस्टेंट रखा गया, फिर R को चेंज किया गया, अब देखा गया कि R का इफेक्ट क्या है, तो ये देखा गया कि ये R² का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फार्मूले, इसको ये फार्मूलेट कर दिया गया। अब एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए एक कांस्टेंट लिखते हैं K Q1 Q2 R²। F = K Q1 Q2 R², where K is electric force कांस्टेंट है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है फॉर वैक्यूम, या जनरली आप कह सकते हैं एयर के लिए भी यही वैल्यू होती है, नियर अबाउट, है ना। अगर मीडियम एयर हो तब पर भी यही होता है। थोड़ा सा
कुछ अलग होता है ज़रूर, लेकिन नियर अबाउट इसी के होता है ये। तो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। k को यहाँ लिखिए, ये r स्क्वायर आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 दो बार है तो कॉलम स्क्वायर। आप यहाँ से भी इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू इसकी ये होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो ये रहा आपका कॉलम्स लॉ, और ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, यहीं पे इसका कुछ हम इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म जो भी है, वेक्टर फॉर्म, कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, वो भी देखेंगे अभी। चूँकि ये फोर्स है, फोर्स हम जानते हैं कि कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म भी जानना हम लोगों को ज़रूरी है। तो इसका जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉलम्स लॉ, फोर्स जो भी है आपका कॉलम्स फोर्स भी है ये, है ना। तो पहला इसका क्या है, कॉलम्स लॉ सपोर्ट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसको सपोर्ट करता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। कैसे? देखिए, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, ये Q1 Q2 r डिस्टेंस, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्या? फोर्स ऑन 2/1 यानी Q2 पर फोर्स Q1 ने अप्लाई किया। ठीक, क्या? किधर? इस डायरेक्शन में। और इतना ही फोर्स ये इधर अप्लाई करता है, इक्वल और अपोजिट 1 2। ठीक है, डायरेक्शन हम लेंगे, वेक्टर में बताएंगे तो वेक्टर लगा के बताएंगे, फिर डायरेक्शन हम खुद दिखा दिए हैं ना। ये लाइक चार्ज, सपोज करिए लाइक चार्ज हैं, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया Q1 ने Q2 पर, इसको दिखाते हैं F2/1, F1/2 इन दिस डायरेक्शन। और ये थर्ड लॉ यही कहता है कि अलग अलग बॉडी पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगने चाहिए। यानी यू मे राइट इट इन दिस वे, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। पहला लॉ को सपोर्ट किया इसने, ये पहला हो गया। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या है कूलम्ब्स लॉ का? कूलम्ब्स लॉ में जो आपका कूलम्ब्स फोर्स होता है, कूलम्ब्स फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट दिस फोर्स always act along the line joining the center of these two charge particles। ठीक, यानी ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये Q2 है, सपोज करिए Q1 है, तो इसके सेंटर के जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करेगी उसी के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। अगर कोई कहे कि ये फोर्स इस तरह से लगा आपका F21 और इधर लग गया ये F1/2, तो ये चीज़ रॉन्ग है ना। ठीक है, ये चीज़ क्या है आपका? रॉन्ग है। यानी ये एक्चुअल में इस तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके सेंटर के अलॉन्ग लगना चाहिए फोर्स, ये यानी ये इस तरह से फोर्स होना चाहिए 1 2, और इधर होना चाहिए 1 2, यानी फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक, तो यानी सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? सेंट्रल फोर्स। अब इसी में थर्ड देखिए, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड कॉलम फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है ये? कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। आप क्लास 11th के वर्क एनर्जी पावर में जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ बताया गया होगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये थर्ड, यानी ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है।
कंजर्वेटिव फोर्स, यानी दिस फोर्स इज ए कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब कि द वर्क डन बाय दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बिकॉज इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्थ, ये थर्ड हो गया, एक फोर्थ है लास्ट इंपॉर्टेंस। फोर्थ क्या है? फोर्थ में बेटा आपका ये जो फोर्थ है वो कहते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल, यानी दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, थर्ड चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स के ऊपर थर्ड चार्ज पार्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे आप सब, जैसे मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है और यहाँ पे कोई Q3 है, तो इनके बीच जो लगेगा फोर्स, जो ये फोर्स लगेगा F, ये इस फोर्स पर इस Q3 का कोई भी इफेक्ट नहीं है। ये जो लग रहा है वो लगेगा, राइट। ये है आपका, तो ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ, ठीक, राइट। कभी कभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है या फिर इस तरह से, अब इसको आप जानते रहेंगे, ठीक है। अरे सर, ठीक है बेटा, देखो ये फार्मूला अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब इस फार्मूले में जो K है, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, यानी बुकों में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। परमिटिविटी जो है क्या होता है, ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम का परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which determines the electrostatic force acting between two charged particles kept in that medium। उस मीडियम में जो चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं उन पर कितना फोर्स लगेगा, ये उस मीडियम के प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये K की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है, राइट। तो K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, ठीक है। और जहाँ भी मान लीजिए कि आपका कोई दूसरा मीडियम दिया हो तो K की वैल्यू ऐसा भी हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? किसी भी मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये किसी मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब आप समझ गए कि परमिटिविटी या मीडियम का क्या चीज़ होता है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना होती है। ये होती है आपका वैक्यूम के लिए, है ना। किसके लिए? परमिटिविटी या फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को हम कहते हैं वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम के लिए भी होता है, एयर के लिए भी जनरली हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बेटा कि कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कॉलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी हमने जैसा कि बताया कि जो आपका कॉलम्स लॉ है, ये कॉलम्स लॉ में जो फोर्स हम लोग फाइंड करते हैं तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर फॉर्म इसका जानना ज़रूरी है। इसको देखिए और सिंपल तरीके से, और क्लास 11th में आपने वेक्टर पढ़ा होगा और उसमें पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। कोई पॉइंट हमने यहाँ लिया और यहाँ पर हमने ले लिया चार्ज Q1, पोजीशन वेक्टर इसका R1, Q2 ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर है क्या, R2, ठीक है। अब इसको चार्ज को हम ज्वाइन कर दिए इस लाइन से, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये है आपका Q1, ये है Q2। तो आप देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपका, फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1 and this is and on this charge particle force acting on 1/2, ठीक है। ये अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक तो हम लोग लिख लेते हैं इसको कैसे कि आप इसको लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। कैसे, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2, पहले ऐसा देखिए। आप सपोज करते हैं कि भाई ये चार्ज पार्टिकल्स, दोनों चार्ज पार्टिकल्स वैक्यूम में, तो वैक्यूम के लिए आप के की जगह 1/4πε0 भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, के Q1 Q2, अब आप देखिए R2, इसका मतलब हुआ कि ये जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है अपॉन R21 का स्क्वायर, राइट। दिस में बी आल्सो रिटन एज 1 2 K Q1 Q2 R1 R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर R1 माइनस R2 का होल क्यूब। इसको जब रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह पर ये चीज़ आ जाएगा, राइट। तो ये भी चीज़ आपको जानना है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर जो पढ़ा होगा वो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में इस बात को इजीली समझ गया होगा कि किस तरह से ये है, ये ठीक है। के Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाई Q2, ठीक है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म एंड सिमिलरली you may also write F21 like this, K Q1 Q2 R12 upon R12 होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर के फॉर्म। और दिस में बी ऑल्सो रिटन एज F21 K Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई, ये हो गया क्या आपका R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ठीक है। ये भी वेक्टर फॉर्म है और ये भी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है। ये भी जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ये इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ, ठीक है।
सर तो अब बेटा हम लोग ये देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के क्या होता है किसी मीडियम का, या इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकली कि सपोज करिए कि वैक्यूम में दो चार्ज पार्टिकल को हम लोग पहले वैक्यूम में रखते हैं किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे, और तो आप जान रहे हैं कि क्या होता है QA Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। या आप ऐसा इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई अपसाइनल नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अपसाइनल नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ दैट फ्री स्पेस या और वैक्यूम, ठीक। इक्वेशन ये 1 हो गया। अब इन्हीं चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में उठा करके हम रख देते हैं सेम डिस्टेंस पे, तो F इन मीडियम 1/4 पाई अपसाइनल। अपसाइनल इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, permittivity of that medium for which we are interested to calculate the relative permittivity of that medium. तो that medium 1/4 पाई अपसाइनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर दें आप, तो ये इधर आ जाएगा F मीडियम। डिवाइड करके आप देखें इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल, और ऊपर चला जाएगा क्या अपसाइनल, और नीचे में आ जाएगा अपसाइनल नॉट। दिस में बी आल्सो रिटन एज अपसाइनल आर, या इसको हम कहीं कहीं K से भी दिखाते हैं। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, याद रखना क्या है ये, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसी मीडियम का। यानी हम लोग लिख सकते हैं K इक्वल टू अपसाइनल अपॉन अपसाइनल नॉट। ये डिफाइन करने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम is ratio of electrostatic force acting between two charged particles kept in it is the ratio of force acting between two charged particles kept in medium to the force of the same charged particle kept at same distance in a given medium। यानी इस रेशियो को ही हम कहते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब किसी भी मीडियम में, जैसे कूलम्ब्स लॉ का फोर्स, कूलम्ब्स लॉ को किसी मीडियम में फॉर एनी मीडियम में अगर हम लोग देखें तो कूलम्ब्स फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई अपसाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे अपसाइनल की वैल्यू लिखना चाहें हम लोग तो अपसाइनल नॉट इंटू के, तो ये हो जाएगा अपसाइनल नॉट और साथ में के, ठीक है। किसी मीडियम के लिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये के की वैल्यू कंडक्टर के लिए बेटा इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। इस के की वैल्यू अगर मीडियम कंडक्टर है कोई तो उसके लिए क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अच्छा, ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। अब कोई कहे इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देयर इज नो यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन परमिटिविटी, मीडियम का जो परमिटिविटी होता है इसका यूनिट होता है। अच्छा, ये हो गया आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ है एनसीईआरटी में भी दिया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल्स बाय अदर चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। यानी कोई चार्ज पार्टिकल हम ले यहाँ Q0, यहाँ है कोई Q1, यहाँ पे कोई Q2 है, यहाँ पर Q3 है, और इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि इन पर फोर्स लगा रहा है। ये इस Q0 पर फोर्स लगा रहे हैं। ये इधर ये F01, इधर F यानी Q0, यानी Q0 पर 2 का फोर्स, इधर F3, इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस हैं। देयर आर सो मैनी फोर्सेस acting on Q0 by so many charges, then we can easily calculate the force acting on this charge particle with the help of this principle of superposition by simply vector sum of these forces, यानी F01 यानी not F2 F3 अप टू दिस, ऐसा फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखना हो तो इस तरह से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज करिए ये सारे चार्ज पार्टिकल्स कहाँ रखे हुए हैं? वैक्यूम में। ठीक है, ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1, ठीक है, R10, ये 10 नहीं है बेटा, R10 है ना, यूनिट वेक्टर R10 का होल स्क्वायर। अभी हमने इस तरह वेक्टर फॉर्म देखा था, और ये हो जाएगा Q0 Q2 R यूनिट वेक्टर है, किधर से किधर? 2 से Q0 की तरफ, यानी 2 से Q0 की तरफ इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है ना। अब इसी तरह से इस तरह से आप कर लेंगे Q0 Q3 R30 कैप अपॉन R30 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। हाँ, देखो बेटा, ये चीज़ आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, जैसा लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 रेस्ट चार्जेस व्हेन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस। यानी पूरा का पूरा मीडियम हो तो उसके लिए तो फार्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पार्शियली डाइइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया गया, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग फार्मूला आता है। ये क्या आपको कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो एनसीईआरटी में तो ऐसा है नहीं, लेकिन आप कंपटीशन के लिए, चूँकि अभी ये चैनल ही हमारा है, ये एनसीईआरटी के साथ साथ ये कवर करता है नीट जेईई एडवांस सबका, है ना, तो इसलिए इसके साथ साथ ये सब भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये इसमें देखिए, इसको हम लोग कैसे करते हैं कि आपका ये जो फोर्स है, इसमें हम करते हैं कि किसी इन 2 चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम में पहले x डिस्टेंस पर रखते हैं, और उनके बीच फोर्स सपोज करिए लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। x इज द डिस्टेंस इन वैक्यूम, x डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है B/W, इसका मतलब बिटवीन होता है, याद रखिएगा, B/W मतलब बिटवीन, x डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम। पहले वैक्यूम में हम लोग रख लेते हैं इसको, फिर इन्हीं चार्ज पार्टिकल को r डिस्टेंस पर उस मीडियम में रखते हैं, ठीक है, जो मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो
उस मीडियम में रखते हैं ऐसा, इन सच ए वे दैट द फोर्सेस बिकम सेम, these two forces become same. Then what should be changed? Only distance. We can change here only distance. These q1, q2 and these are the constant quantities. We can change only x to keep the f same. अब ऐसा रखने के लिए हमने ऐसा किया, तो फिर आप क्या करेंगे कि फोर्स वही लगेगा, ये किसी मीडियम में हमने r डिस्टेंस पर रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गया k और ये हो गया q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या है? डिस्टेंस, ये है इन मीडियम, इन मीडियम है ना, मीडियम में रखा, ये हो गया। अब देखिए दोनों चीज़ें क्या है, LHS इसका सेम है तो RHS भी क्या होगा? सेम ही होगा, यानी RHS सेम होगा। तो हालांकि आप अपने से भी कर सकते हैं, फिर भी हम इसको कर दे रहे हैं q1 q2 x स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एक्चुअल में हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इस डिस्टेंस को, यानी इस जो डिस्टेंस है मीडियम का, उसको बेटा हम क्या करना, रिप्लेस करना चाह रहे हैं वैक्यूम से, यानी वैक्यूम इसको, इस डिस्टेंस को वैक्यूम में कन्वर्ट, वैक्यूम के डिस्टेंस में मतलब कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर और यहाँ सब कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे k है तो यहाँ पे हो जाएगा k r स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट x इज इक्वल टू r रूट k, r रूट k, याद रखिएगा r रूट k है ना, मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, है ना, इससे आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। x इज इक्वल टू r रूट k, यानी अगर रूट k से उस मीडियम के थिकनेस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह जो है डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है? वैक्यूम के डिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर हम इस फोर्स को, इस q1 q2 के बीच लगने वाले फोर्स को यहाँ कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे तो देखिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस पर एग्जाम्पल भी है, अभी बताएंगे तो और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में हमने लिखा q1 q2, ठीक है, बस इधर से ही लिखते हैं इसको, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन, देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है d, सपोज करिए डिस्टेंस कितना है, ये d है, चार्जेस की इस कैसा कितना डिस्टेंस है d, कितना हो जाएगा d माइनस टी प्लस t और रूट k। अब इसका होल स्क्वायर, नीचे में होल स्क्वायर है, k q1 q2 बाई r स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, अच्छा बहुत सारा ऐसा अगर रख दिया जाए, बहुत सारे मीडियम रख दिए जाए, तो उसके लिए आपका जो फोर्स है वो इस तरह से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये दो चार्ज पार्टिकल हैं q1 q2 और इनके बीच बहुत सारे मीडियम हमने रख दिया, ये t1 t2 t3 थिकनेस का ऐसा रख दिया। ठीक है, डिस्टेंस ये d है, तो अब इसके लिए एक फार्मूला हो जाएगा, आप एक ही साथ इसको लिख सकते हैं, अलग अलग मीडियम अगर हमारे पास हम रख दें तो इसके लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन d माइनस यहाँ पे स्मॉल t1 प्लस t2 प्लस अप टू दिस t3 प्लस अप टू दिस प्लस t रूट k1 प्लस t1 रूट k1 प्लस t2 रूट k2 प्लस दिस एंड दिस इज होल स्क्वायर।
तो ये इस तरह से एक ये नया फार्मूला आपके लिए ये तैयार हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ठीक बेटा, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखो बेटा, ये एक एग्जाम्पल इस पर समझ लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ पर ही है। हालांकि ये बहुत आसान एग्जाम्पल है, इसको आप क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये नीट 2019 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ना। लेकिन देखिए कितना आसान है ये। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दो चार्ज हैं रिस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes, यानी पूछा हुआ ऑप्शन दिया था, ऑप्शन से हमको मतलब नहीं है, हम इसका सोल्यूशन बता दे रहे हैं, है ना। ठीक है, तो जगह नहीं था ऑप्शन लिखने के लिए, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें भी हम बता रहे हैं। तो आपका ये जो दिया हुआ यानी A, यानी Q चार्ज ऑन ए इज प्लस क्यू, चार्ज ऑन बी इज माइनस क्यू। अच्छा, क्यू का 20% चार्ज ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यानी 20% किसी भी चीज़ का 25%, ठीक है, कितना परसेंट, 25% का मतलब उसका 1/4। ठीक है, यानी क्यू का कितना, Q/4 किसको चला गया, बी को, यानी माइनस क्यू के पास, यानी 25% ऑफ क्यू इज Q/4, है ना। निकालोगे ना, Q इंटू 25/100, ठीक है, कितना आ जाएगा, करेंगे तो Q/4 आ गया। अब ये ए से चल के बी पे आता है, तो जाहिर सी बात है कि ए का चार्ज कम हो जाएगा, अब बी का चार्ज जो है बढ़ जाएगा। यानी अच्छा, इनके बीच किसी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर इनको रखा जाता है, तो इनके बीच लगता है फोर्स F। कितना फोर्स लगता है, F, देखिए लिखा हुआ है। अगर आर डिस्टेंस पर प्लस क्यू माइनस क्यू रखे जाते हैं तो फोर्स लगता है F। अब चार्ज को क्यू का यानी ए का 25% चार्ज उठा करके बी को दिया जाता है और उतना ही डिस्टेंस पर रख देते हैं, तो अब इनके बीच क्या फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, अब QA' कितना हो जाएगा, Q माइनस Q/4 कम हो गया ना, यानी 3Q/4, बट Q ऑन बी क्या है, माइनस, इस बात को ध्यान दीजिएगा, माइनस है ये, है ना, तो माइनस क्यू प्लस Q/4। ठीक है, 3Q यानी माइनस Q प्लस Q/4। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा कितना, -3Q/4। अब हम ये वैल्यू रख लेते हैं, यहीं पे रख लेते हैं कि अब होगा क्या। एक्चुअल में ये जो फोर्स F है ये हो रहा होगा आपका, भाई माइनस प्लस है और ये माइनस, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो Q² यानी KQ² डिवाइडेड बाई, सपोज करिए R डिस्टेंस पर रखा गया तो R², F की वैल्यू ये रही होगी। अब हम देखते हैं कि F' कितना आ जाता है, यानी QA' और ये हो जाएगा QB'। तो अब इन दोनों चार्जेस को हम लोग रखते हैं सेम डिस्टेंस पर, तो देखिए यहाँ भी जैसा कि माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस Q इसमें भी है और Q आपका कहाँ गया, ये आपका 3Q/4 में भी है, यानी QQ² यानी 3 × 3 9 और बाई 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस Q² और आ जाएगा 9 बाई, यानी ऐसा कर लें आप -9 KQ² और ये 4 इसमें है 4 इसमें, तो 4 क्या हो जाएगा 16 और R² है ही है, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग
9/16 और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर वाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, एफ लिख सकते हो। यानी जो हमारा न्यू जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा 9/16, 9/16, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा एफ, यानी जो आपका एफ डैश आ रहा है वो हो गया 9/16 एफ। यानी न्यू फोर्स जो है ऐसा करके देखने से न्यू फोर्स आ गया आपका 9/16 एफ। ठीक बेटा, तो अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट जब आगे बताएंगे इसके फर्दर, तो आपको कुछ एग्जाम्पल कूलम्स लॉ का, और फिर हम लोग जो है आगे का जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।